जय हिंद जय भारत। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रहार जीएस में। हम लोग पिछले वीडियो में इकोनॉमिक्स पर बात कर रहे थे और इकोनॉमिक्स में हमारा टॉपिक था बैंक का। बैंक में हमने सबसे लास्ट पॉइंट आपको बताया था रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के सबसे पहले पोर्शन यानी कि हम लोग इंट्रोडक्शन पर बात कर रहे थे, यानी कि परिचय उसको कह सकते हैं, या कोई भी व्यक्ति मिला तो उससे सबसे पहले परिचय हम अपना देते हैं, फिर वो भी अपना परिचय देते। तो यही काम हुआ हमारा आरबीआई के साथ। हमने परिचय दिया, या फिर परिचय तो दे नहीं सकते थे, हमने आरबीआई से परिचय लिया कि भैया कैसे हो, हालचाल क्या है, ठीक ठाक है। इस तरह से हमने आरबीआई के बारे में जाना। फिर अब क्या है कि जब कोई व्यक्ति हमको मिलेगा, परिचय के बाद उसका फंक्शंस जानना होगा कि उसका क्या उद्देश्य है, वो क्या करना चाहता है। तो सेम चीज़ है आरबीआई का। हम लोग इसके फंक्शंस की बात करेंगे, आपकी किस तरह से आरबीआई काम करती है, इसका क्या मॉनेटरी पॉलिसी है और किस तरह से यह बैंकों को कंट्रोल करती है। तो वही हमारा नेक्स्ट वीडियो जो अभी का है वो है फंक्शंस ऑफ आरबीआई। फंक्शंस ऑफ आरबीआई यानी कि आरबीआई किस तरह से अपना काम करेगी। तो सबसे पहले फंक्शंस में है कि आरबीआई नोटों का निर्गमन करती है। निर्गमन दैट मीन्स आप समझ सकते हैं कि नए नोट को जारी करने का अधिकार है किसके पास, आरबीआई के पास। तो पहला पॉइंट हमारा है आरबीआई नोटों का निर्गमन करती है। आरबीआई नोटों का निर्गमन करती है। अब इससे समझिए, जब आरबीआई नोटों का निर्गमन करती है तो उसके पास दो रूल्स थे। 1956 से पहले आरबीआई नोटों का निर्गमन रेशियो फंड सिस्टम, हमने यहाँ पर इसको नोट किया है, रेशियो फंड सिस्टम, इसको हिंदी में कहते हैं अनुपातिक कोष प्रणाली, रेशियो फंड सिस्टम के द्वारा करती थी। बाद में 1956 के बाद हमने यहाँ पर इस पॉइंट को नोट कर दिया है। 1956 के बाद नोटों का निर्गमन मिनिमम रिजर्व सिस्टम, न्यूनतम निधि पद्धति के द्वारा आरबीआई करने लगी। तो अब क्या है कि दो पॉइंट हमको मिल गया, एक अनुपातिक कोष प्रणाली, दूसरा न्यूनतम निधि पद्धति। उससे पहले हम पढ़े कि आरबीआई का फंक्शंस है, ये नोटों का निर्गमन करती है। आरबीआई नोटों का यानी कि नया नोट जारी करने का इसको अधिकार प्राप्त है। तो जब यह नया नोट निर्गमन करती है तो उसके नीचे हमने नोट में लिखा कि 1956 से पहले आरबीआई नोटों का निर्गमन रेशियो फंड सिस्टम यानी कि अनुपातिक कोष प्रणाली के माध्यम से करती थी। फिर बाद में 1956 के बाद नोटों का निर्गमन मिनिमम रिजर्व सिस्टम यानी कि न्यूनतम निधि पद्धति के द्वारा करने लगी। आपसे सवाल में पूछा जाएगा कि 1955-56 से पहले आरबीआई नोटों का निर्गमन किस तरह से करती थी, अनुपातिक कोष प्रणाली के द्वारा। लेकिन 1956 के बाद आरबीआई नोटों का निर्गमन न्यूनतम निधि पद्धति यानी कि इसको कहते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम, इसके द्वारा करने लगी। अब क्या हुआ कि ये दोनों जो रूल्स बने, यानी कि लास्ट का जो रूल्स बना मिनिमम रिजर्व सिस्टम, इसके द्वारा ये नोटों का निर्गमन करती थी। इस रूल्स के अनुसार, इस नियम के अनुसार कभी भी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास 200 करोड़ से कम की पूंजी नहीं होनी चाहिए। हमेशा से क्या है कि इसमें रूल्स तय किया गया मिनिमम रिजर्व सिस्टम में कि आरबीआई के पास कभी भी 200 करोड़ से कम का पूंजी नहीं होना चाहिए। इसमें तय किया गया कि 115 करोड़ का आरबीआई के पास गोल्ड होना चाहिए यानी कि सोना, और दूसरा 85 करोड़ 85 करोड़ का फॉरेन करेंसी यानी कि विदेशी मुद्रा। तो 3 पॉइंट हमको यहाँ पर मिला, एक अनुपातिक कोष प्रणाली, दूसरा न्यूनतम निधि पद्धति और तीसरा फॉरेन करेंसी। ये तीनों पॉइंट हमको छका रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अनुपातिक कोष प्रणाली और न्यूनतम निधि पद्धति पर बात करेंगे। उससे पहले एक बार रिकॉल कीजिए कि आरबीआई नोटों का निर्गमन करती यानी कि नए नोट जारी करने का अधिकार उसको प्राप्त है। ठीक, तो अब क्या है कि इसके एवज में ये दोनों पॉलिसी था आरबीआई के पास कि नोटों का निर्गमन करेगी। तो 1956 से पहले आरबीआई नोटों का निर्गमन रेशियो फंड सिस्टम के द्वारा करती थी यानी कि हिंदी में कहते हैं अनुपातिक कोष प्रणाली, और दूसरा 1956 के बाद आरबीआई नोटों का निर्गमन मिनिमम रिजर्व सिस्टम, इसको हिंदी में कहते हैं न्यूनतम निधि पद्धति, यानी कि इसके अनुसार यह नोटों का निर्गमन करने का काम शुरू कर दिया आरबीआई। तो इस नियम के अनुसार, मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अनुसार, हमने यहाँ एरो खींच दिया और यहाँ लिख दिया, इस नियम के अनुसार कभी भी आरबीआई के पास 200 करोड़ से कम की पूंजी नहीं होना चाहिए। हमेशा उसके पास 200 करोड़ मिनिमम, कम से कम 200 करोड़ होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वह अपनी मर्जी के अनुसार रख सकता है। और इस 200 करोड़ में से 115 करोड़ का गोल्ड यानी कि सोना होना चाहिए आरबीआई के पास जमा पूंजी के तौर पर,
और 85 करोड़ का फॉरेन करेंसी विदेशी मुद्रा। अब हम आपको थोड़ी देर के बाद बताएंगे कि फॉरेन करेंसी क्यों होना चाहिए। और सबसे पहले अभी हमको जानना है कि अनुपातिक कोष प्रणाली क्या होगा, न्यूनतम निधि पद्धति। मानकर चलिए कि आरबीआई को 200 करोड़ का दिया गया कि फंड कि आप 115 करोड़ का गोल्ड और 85 करोड़ का फॉरेन करेंसी रखेंगे। तो क्या करेंगे, किसी भी मैथ में आप पढ़े होंगे कि रेशियो क्या होता है कि किसी भी दो चीज़ों के बीच आपस में उसकी मात्रा को लेकर रेशियो निकाला जाता है, अनुपात। तो मानकर चलिए कि 115 करोड़ का गोल्ड और रेशियो 85 करोड़ का मनी फॉरेन करेंसी आरबीआई के पास होना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, ये अनुपात में है तो इसको कह सकते हैं कि अनुपातिक कोष प्रणाली, यानी कि इस रेशियो में, यानी कि इस अनुपात में आरबीआई के पास होना चाहिए पूंजी। तो 115 करोड़ का गोल्ड है और 85 करोड़ का फॉरेन करेंसी है, तो इसका एक और अनुपात हम निकाल सकते हैं। मानकर चलिए अगर 5 से इसको कट कर दे तो 17 और 5 से कर दे तो 23। ये भी रेशियो इसी का भाग है ना, इसी का रेशियो ये भी है। और इसको और भी घटा सकते हैं हम, इसी का रेशियो अगर 10 से डिवाइड कर दे तो 1.7 और 2.3। तो इस सब रेशियो में कोई दिक्कत है क्या, सब तो एक ही है ना, आपस में सब रेशियो है। तो ये इसी का रेशियो होना चाहिए, इसी का रेशियो ये है, इसी का रेशियो ये है। लेकिन तीनों में डिफरेंस क्या है कि पहले 115 करोड़ था, अब घटकर मात्र 23 करोड़ हो गया, 23 करोड़। पहले 85 करोड़ फॉरेन करेंसी था, अब घटकर 17 करोड़ हो गया। पहले 23 करोड़ था तो अब घटकर 2.3 करोड़ हो गया। पहले 17 करोड़ था तो अब घटकर 1.7 करोड़ हो गया। तो मतलब पैसे की मात्रा घटी। अगर अनुपातिक कोष प्रणाली का यूज करती आरबीआई तो इस केस में क्या होता कि ये अनुपात है, रेशियो है, और इसी रेशियो में हमको रखना है 115 करोड़ का गोल्ड और 85 करोड़ का फॉरेन करेंसी। तो हम क्या करें, इसी का रेशियो ये भी है तो इतना भी रख लेते तो काम चल जाता। तो अगर इस तरह से रखती तो इस केस में क्या होगा कि आरबीआई डिफ़ॉल्टर घोषित हो जाएगा। डिफ़ॉल्टर माने आप इसको समझिए कि मानकर चलिए कि हमारा खाता, यानी कि आरबीआई सबसे बड़ा बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक, और उसके नीचे जितना भी कॉमर्शियल बैंक है, हम उसको सीवी से डिनोट कर रहे हैं। तो कॉमर्शियल बैंक का क्या होता है कि पब्लिक, यहाँ पर एक पब्लिक लिख लीजिए। अब क्या है कि जितना भी पब्लिक लोग होता है उसका खाता होता है कॉमर्शियल बैंक, यानी कि हमारे आसपास जो भी बैंक है वो कॉमर्शियल बैंक है जो हमारे लिए सुविधा उपलब्ध कराती है। हमारा अकाउंट होता है इस कॉमर्शियल बैंक के पास और इस कॉमर्शियल बैंक का अकाउंट होता है आरबीआई के पास। आरबीआई क्या करती है, इस सारे कॉमर्शियल बैंक को मॉनिटर करती है और हमको एक बिलीफ यानी कि एग्रीमेंट देती है कि हम अगर आपका पैसा किसी तरह से आप जिस बैंक में अकाउंट खुलवाते वो बैंक बंद हो जाए या फिर दिवालिया घोषित हो जाए तो हमारे पैसे की गारंटी कौन लेता है, आरबीआई के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमारा पैसा हमको दिलवाएगी। तो क्या होगा कि अगर आरबीआई के पास इस तरह से अगर कम पैसा हो, मानकर चलिए कि इस रेशियो से अगर पैसा यानी कि अनुपातिक कोष प्रणाली के माध्यम से ये क्या करे कि ये रेशियो था 115:85, तो इस केस में क्या होगा कि इसी का रेशियो हम इस तरह का बना सकते हैं 23:17। तो अगर पैसे की मात्रा जब कम होगी और इतना कम पैसा रखेगा तो क्या आरबीआई हमें हमारा पैसा दिला सकता है? अगर हमारा बैंक बंद हो जाए, दिवालिया घोषित हो जाए या फिर बैंक डूब जाए, नहीं दिला सकता, क्योंकि इसके पास ही पहले से बहुत कम पैसा है, पूंजी बहुत कम है। तो जब कम पूंजी रहेगा तो वो हमारा पैसा हमको नहीं दिला पाएगा, और नहीं दिला पाएगा तो इस केस में क्या होगा कि आरबीआई डिफ़ॉल्टर घोषित हो जाएगा। और जब वो डिफ़ॉल्टर घोषित हो जाएगा तो इस केस में लोगों का बैंक के ऊपर से बिलीव ख़त्म हो जाएगा, विश्वास ख़त्म हो जाएगा। तो जब विश्वास ख़त्म होगा तो लोग अब क्या करेंगे, अकाउंट नहीं खुलवाएंगे बैंक में, सारा पैसा अपने घरों में स्टॉक करेंगे। अब इस केस में क्या होगा, स्टॉक करेंगे, उससे समझिए कि जब वो पैसा लोग अपने घरों में स्टॉक करने लग जाएंगे तो मार्केट में मनी कम रन करेगा, यानी कि मार्केट में क्या होगा कि ख़रीदार कम हो जाएगा। सब लोग कमा रहे हैं, अपना अपना पैसा स्टॉक कर रहे हैं। क्या बाहर ये बैंक में देते अगर पैसा जमा करना, तब तो इस पैसे से बैंक क्या करती, सबको लोन बांटती। ये सिचुएशन होता ना, यही पैसा जिसके पास नहीं है उसको भी उपलब्ध कराती। तो अगर पैसा आप अपने घर में इसको स्टॉक करके रख रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, 10,000 रुपया मान के चलिए कि अपने घर में आप ब्रेक कर रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा कि मार्केट में ये पैसा रन नहीं करेगा, और जब ये पैसा रन नहीं करेगा तो ख़रीदार की संख्या घटेगी,
प्रोडक्ट कम बिकेगा तो कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है वो अपना प्रोडक्शन कम कर देगी इस सिचुएशन में, और प्रोडक्शन कम कर देगी तो उसके यहाँ काम करने वाले लोगों की संख्या अपने आप उसको भी घटाना होगा। तो जब लोगों की संख्या घटेगी तो वो सब लोग बेरोज़गार हो जाएंगे और इस तरह से देश में बेरोज़गारी बढ़ने लगेगा। और जैसे ही बेरोज़गारी बढ़ेगा तो लोगों के पास एक समस्या आएगी, उसको कहते हैं फूड क्राइसिस, यानी कि भोजन की समस्या। ठीक, फूड क्राइसिस की समस्या लोगों के पास आएगी। तो जब भोजन की समस्या आएगी और भोजन अच्छा लोगों को नहीं मिलेगा तो उसका स्वास्थ्य खराब होगा, हेल्थ सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। फिर हेल्थ सिस्टम जब गड़बड़ होगा तो उसके बाद वो अच्छी शिक्षा नहीं ले सकता है। तो इस तरह से हमारा पूरा इकोनॉमिकल कंडीशन बिगड़ सकता है, देश की स्थिति खराब हो सकती है एक पैसे को लेकर। तो आरबीआई क्या करती है, इस चीज़ को कंट्रोल करती है। तो पहले इस रूल्स को अपनाती थी 1956 से पहले। तो इस रूल्स में बाद में क्या हुआ कि इस रूल्स को चेंज किया गया कि भैया अगर इस तरह से काम करोगे तो क्या होगा कि तुम डिफ़ॉल्टर घोषित हो जाओगे, आरबीआई तुम्हारा लोगों का बिलीव तुम पर से समाप्त हो जाएगा। तब क्या किया, दूसरा रूल्स लाया गया 1956 के बाद कि अब आप इस तरह से काम करेंगे, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, न्यूनतम निधि पद्धति के द्वारा आप यहाँ से काम करेंगे ताकि आप डिफ़ॉल्टर घोषित ना हो। और इस नियम के अनुसार आपके पास 115 करोड़ का गोल्ड और 85 करोड़ का फॉरेन करेंसी यानी कि विदेशी मुद्रा। अब लॉजिक का बात एक और ये है कि फॉरेन करेंसी क्यों होना चाहिए, अपने पास रुपया है तो रुपया भी रख सकते हैं, है कि नहीं। अपने पास क्या है, रुपया है तो अपना पैसा हम रख सकते हैं 85 करोड़। लेकिन फॉरेन करेंसी के पीछे का लॉजिक क्या है, दरअसल इसके पीछे का लॉजिक है कि देश के अंदर महंगाई ना बढ़े। अब इसका सिचुएशन समझिए, मानकर चलिए कि अगर हम 85 करोड़ अपना पैसा रखते हैं, अपना भारत का पैसा है रुपया, तो अब क्या होता कि अगर किसी देश से हमको कोई प्रोडक्ट मंगाना है और उस देश में, एक मिनट जस्ट मानकर चलिए कि किसी देश से कोई प्रोडक्ट मंगवाना है, ठीक, और उस देश में वो प्रोडक्ट $1 का मिल रहा है, मानकर चलिए अमेरिका में $1 का मिल रहा है। तो क्या कहेंगे, अपने यहाँ $1 बराबर अभी 70 रुपया के आसपास है, इससे ज़्यादा है 76 है, 70 मानकर चलते हैं, तो $1 बराबर 70, ठीक। तो क्या करेंगे, $1 में जो वहाँ वस्तु मिल रही है उसको अगर हमें ख़रीदना है तो हमको 70 रुपया पे करना होगा यहाँ के लोगों को, व्यापारियों को, तब वहाँ की $1 वाली वस्तु यहाँ हमको उपलब्ध होगी इंडिया में। तो वहाँ जो $1 उसके पैसे के अनुसार $1 में मिल रहा था, अपने यहाँ 70 रुपया में मिलेगा। फिर यहाँ आते आते केंद्र सरकार का टैक्स, राज्य सरकार का टैक्स, ये सब जोड़ जाड़ के लगभग 100 रुपया हो जाएगा इसके आसपास। तो वस्तु क्या होगी, महंगी हो जाएगी। और अगर हमारे पास क्या होगा कि फॉरेन करेंसी, विदेशी मुद्रा 85 करोड़ का होगा और हमको कोई वस्तु मंगवाना है तो $1 का वस्तु है तो डॉलर के बदले हम तुरंत क्या करेंगे, उसको डॉलर दे देंगे। उसके बाद अपने यहाँ वो प्रोडक्ट मंगवा लेंगे और जब वह डॉलर के बदले डॉलर से आया है प्रोडक्ट, तब क्या करेंगे, अपने अनुसार उसका प्राइस फिक्स करेंगे, अपने अनुसार उस पर टैक्सेशन फिक्स करेंगे और इस तरह से क्या होगा कि महंगाई को कम किया जा सकता है। अब आप कहेंगे फॉरेन करेंसी आएगा कैसे, तो आएगा जब आप प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करिएगा, वस्तु की क्वालिटी अच्छी होगी तो दूसरे देश में आपका क्या होगा, निर्यात बहुत ज़्यादा होगा। और जब बहुत ज़्यादा निर्यात होगा, ख़रीदार दूसरे देश में ज़्यादा होंगे तो उस देश का मनी आपके पास आएगा और उस मनी को रिज़र्व करके रख लीजिए, तो वो हो गया 85 करोड़। मतलब अगर हम किसी देश से कम प्रोडक्शन करते हैं तो हमारे पैसे का वैल्यू कम होगा। अगर प्रोडक्शन अधिक कर ले, उसके यहाँ अधिक से अधिक वस्तु बेचें, तो क्या होगा कि पैसे का वैल्यू भी इक्वल होना शुरू हो जाएगा। तो सारा खेला डिमांड एंड सप्लाई का है, ठीक। तो वही है फॉरेन करेंसी कि फॉरेन करेंसी होना चाहिए और पूरा इस पॉलिसी को रेगुलेट करती है आरबीआई और इसी फंक्शंस के अनुसार हमारे यहाँ का बैंक काम करता है। अब दूसरा सिचुएशन, अगला पॉइंट देखिए कि आरबीआई क्या करती है, हर 2 महीने में अपने मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करती है। मॉनेटरी पॉलिसी माने ऐसा कह सकते हैं आप, मौद्रिक नीति। हर 2 महीने में आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करती है। अब ये क्या होता है मौद्रिक नीति, इसको एक बार समझिए। मौद्रिक नीति दरअसल क्या है कि आरबीआई और कॉमर्शियल बैंक के बीच कुछ रिलेशंस हैं। रिलेशंस के बारे में हम आपको कई बार बता चुके हैं कि ये आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई है, सबसे बड़ा बैंक है भारत का और इसके अंडर काम करती है कॉमर्शियल बैंक, सीबी से इसको डिनोट कर रहे हैं। और क्या होता है कि और सबसे नीचे हम लोग पब्लिक, तो पब्लिक हम लोगों का बैंक हो गया कॉमर्शियल बैंक
और इस बैंकों का बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक का बैंक हो गया आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हम लोग डायरेक्ट यहाँ खाता तो नहीं खुलवा सकते, अकाउंट यहाँ हम नहीं खुलवा सकते। हम लोग जब भी अकाउंट खुलवाएंगे तो कॉमर्शियल बैंक जो हमारे आसपास मौजूद होगा, तो इस केस में क्या होगा कि आरबीआई सबसे बड़ा बैंक है और कॉमर्शियल बैंक, तो कॉमर्शियल बैंक जब आरबीआई से लोन लेती है, ठीक, तो इसको समझिए एक बार ग्राफ के माध्यम से कि जब कॉमर्शियल बैंक नीचे छोटा है, ये बड़ा है, तो छोटा वाला जब बड़ा से लोन लेगा और वो बहुत कम समय के लिए लेगा तो उसको कहते हैं एमएसएफ। ये होता है 1 दिन 2 दिन 24 घंटा इसी के आसपास का होता है, और इतना दिन के लिए यह ज़रूरी पड़ने पर लोन ले तो उसको कहते हैं एमएसएफ। और उससे कुछ थोड़ा ज़्यादा दिन के लिए यानी 6 महीने 1 साल के लिए लोन ले तो उसको कहते हैं रेपो रेट, यानी कि लोन ले और लोन लेगी जिस रेट पर, उस रेट को कहते हैं रेपो रेट। यानी कि मानकर चलिए कि आरबीआई से कॉमर्शियल बैंक 10,000 रुपया लोन ले रही है और उस लोन का इंटरेस्ट जिस दर से कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को देगी उस दर को कहते हैं रेपो रेट। ठीक, अगला हो गया कि आरबीआई जब लंबे समय के लिए, यहाँ आइए लास्ट पॉइंट को, पहले छोटा फिर उससे बड़ा और सबसे बड़ा समय, यानी कि लंबे समय के लिए जब आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन देगी या फिर कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेगी और जिस दर पर लोन लेगी उस दर को कहते हैं बैंक रेट। तो ये बैंक रेट, अब क्या है कि ये तीनों हो गया मॉनेटरी पॉलिसी। तो अब क्या होगी कि जब लोन लेगी कॉमर्शियल बैंक तो ये लोन अब लेकर क्या करेगी, अपने पास तो नहीं रखेगी ना, अपना घर नहीं बनाएगी, लोगों को भी ये लोन देगी आगे। तो ये क्या करेगी कि जब लोगों को लोन देगी, मानकर चलिए कि ये 10% से आरबीआई से लोन ले रही है, तो लोगों के बीच ये अपने प्रॉफिट के हिसाब से लोन डिवाइड करेगी, बांटेगी लोगों को कि आइए और हमारे यहाँ लोन लीजिए। तो लोगों को यह 11% पर क्या करेगी, लोन देगी, तब तो कॉमर्शियल बैंक को भी प्रॉफिट होगा। अब क्या करे कि कॉमर्शियल बैंक बहुत ज़्यादा लोन बांटने लग जाए लोगों को, तो मार्केट में क्या होगा, मनी बहुत ज़्यादा होगा, ख़रीदार बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और प्रोडक्ट की संख्या कम हो जाएगी, तो इस तरह से महंगाई बढ़ जाएगी। तो इसी महंगाई को बढ़ने से रोकने के लिए क्या करती है, हर 2 महीने में आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी माने कि जितना भी इसका रेट है, इस रेट को घटाती बढ़ाती रहती है मार्केट के सिचुएशंस के अनुसार, और इसी को कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, हिंदी में कहते हैं इसको मौद्रिक नीति। तो ये पॉइंट हमारा हो गया। अब अगला पॉइंट है कि 1 रुपये, अब आरबीआई का एक और फंक्शंस है कि आरबीआई को 1 रुपये के सिक्के और नोट, इन दोनों को छोड़कर इसके अलावे बाकी सारा जो भी नोट्स या सिक्का कॉइन्स वगैरह है वो सब जारी करने का अधिकार आरबीआई को प्राप्त है। यहाँ पर हमने इस पॉइंट को नोट कर दिया, 1 रुपये के सिक्के और नोटों को छोड़कर विभिन्न मूल्य वर्ग के नोट जारी करने का अधिकार आरबीआई के पास होता, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होता। उसके जस्ट बाद हमने पॉइंट लिखा कि भैया 1 रुपया का सिक्का और नोट जब आरबीआई जारी नहीं करेगी तो कौन जारी करेगा, तो वो जारी करती है भारत सरकार। भारत सरकार को इतना अधिकार प्राप्त है, 1 रुपया का नोट और सिक्का ये दोनों जारी करने का अधिकार भारत सरकार के पास है। तो जब भारत सरकार के पास ये अधिकार है तो क्या होता है कि आप नोट पर या फिर सिक्कों 1 रुपये के नोट या फिर बड़ा नोट जो भी है उस पर आप साइन देखते होंगे, हस्ताक्षर। तो 1 रुपया का जो नोट होता है उस पर हस्ताक्षर होता है भारत सचिव का, भारत सरकार के जो सचिव होते हैं उसके हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपये के नोट पर। बाकी सारे नोट जो आरबीआई जारी करती है, बाकी इसके अलावे सारे नोट पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, 25वें नंबर उनका भी होगा, नया नोट जारी करेंगे तो इस तरह से क्या होगा कि आरबीआई फंक्शंस करती है। इसके अलावे अब आरबीआई के बारे में हमारा जो अगला वीडियो होगा वो होगा रेट को लेकर कि आरबीआई के अंदर कौन कौन से रेट हैं, किस रेट पर वो लोन कॉमर्शियल बैंक को देती है, जैसे आरबीआई एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहते हैं। इसके अलावा रेपो रेट और फिर एक और रेट है बैंक रेट, फिर रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो। तो इस तरह के कई सारे रेट हैं, उस रेट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।